डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन की सेकेंड यूनिट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इस अध्याय में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले चैप्टर में ऊष्मागतिकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है उनके बारे में और गैस लॉज और गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम ऊष्मागतिकी में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, किस तरीके से यह नियम यूज़ होते हैं और इनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम को या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है? द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स आर बोथ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम देन द फर्स्ट टू सिस्टम्स आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दो विभिन्न पिंड जो हैं वो अपने आप में तीसरे पिंड से अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हैं तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्यावस्था में होंगे। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि एक सिस्टम ए है जो कि बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही सिस्टम ए सी के साथ अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यह लॉ कहता है कि बी और सी जो हैं, बी और सी यह भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये तापीय साम्य अवस्था में होंगे। यानी कि यदि ए का तापमान बी के बराबर जो है और ए का सी के बराबर है तो बी और सी का तापमान भी समान होगा, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम की डेराइव कंडीशन है कि तापमान उनके समान होंगे। एक और डायग्राम से इसको हम समझते हैं कि यदि ये बॉक्स दे रखा है, इसमें ये सेक्शन मान लो ए है और ये कोई सेक्शन बी है, इनके बीच में एक वॉल लगी हुई है जो कि डायथर्मिक जो है वॉल है, जिसके अंदर हीट का जो ट्रांसफ़र है वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। और दोनों का टेम्परेचर जो है, मान लो इसका ए का और बी का अलग अलग है और कुछ देर के बाद में ये क्या है, टेम्परेचर साम्य अवस्था में आ जाता है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाती है। तो यदि हम इसमें देखते हैं कि यदि ए जो है वह, ये जो सिस्टम है वह इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये बी सिस्टम जो है वो इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि दोनों के टेम्परेचर कुछ देर बाद में समान हो जाते हैं, तो इसमें श्योर कंडीशन है कि यह इसके साथ भी क्या होगा, तापीय साम्यावस्था में होगा। यानी कि दोनों के टेम्परेचर यदि अलग अलग हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब दोनों का तापमान समान हो जाएंगे और देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र, उसमें किसी भी प्रकार की हीट एनर्जी का एक दूसरे से में ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि एक कॉमन टेम्परेचर रीच हो जाएगा और यह कहलाती है तापीय साम्यावस्था। और यदि ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो जो सिस्टम अलग अलग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन, यह नया जो एक रिलेशन आया है शून्यवें नियम से कि दिस लॉ डिस्क्राइब एन एम्पेरिकल पैरामीटर द टेम्परेचर। ये जो लॉ है वह तापमान के बारे में डिस्क्राइब करता है, तापमान को समझाता है कि इट इज़ एज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम सच दैट सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर हैव द सेम टेम्परेचर। तो इसमें यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे कि ये मान लो 1 है, इसको ये थर्मामीटर है, इसके कनेक्टेड लाए तो क्या होगा, यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। जैसे यहाँ इसका टेम्परेचर जो है मान लो T1 है, ठीक है, ये थर्मामीटर है, इसका टेम्परेचर कुछ है, धीरे धीरे क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। ये मान लो T2 है, इसका मान लो ये T1 है, तो अभी मान लो T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो ये कम है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र इससे इसमें होगा, या ये टेम्परेचर मान लो T1 ज़्यादा है तो यहाँ से इसमें होगा। ऐसे करते करते एक कंडीशन आएगी जब T1 = T2, यानी कि एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। मान लो
इसका तापमान यदि 100 डिग्री है जैसे, तो थर्मामीटर से मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे मान लो बाहर 25 डिग्री पे है, लेकिन ये जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक टेम्परेचर रीच होगा और कम वैल्यू तो पारा भी क्या आ जाएगा, लगभग इस टेम्परेचर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यह इसका मेजरमेंट दे देगा। ठीक है, जैसा कि अपने शरीर में भी तापमान हम नापते हैं कि जो अपना शरीर का टेम्परेचर है, थर्मामीटर को जब जो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पर, उसे जब हमारे शरीर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो उसकी जो ग्लास है, कांच, पहले उसमें उष्मा ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद में पारे के अंदर जो है अंदर उसके अंदर भरा हुआ, फिर पारे की जो है हाइट रेज होगी क्योंकि हीट जो अपने शरीर से थर्मामीटर में ट्रांसफ़र होगी और उसका तापमान भी वही हो जाएगा जो हमारे शरीर का है और वो एक रीडिंग देगा जो कि तापमान को व्यक्त करेगी। तो यहाँ समझाया गया है कि यदि ये 1 है, यदि थर्मामीटर के साथ ये T1 = T2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 3 है उसका भी टेम्परेचर जो है T3, T2 का जो है T3 के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के पहले और दूसरे के टेम्परेचर सेम है और 2 और 3 का भी सेम है। तो हम जब 1 और 3 को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊष्मा का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी 1 से 3 के बीच में यह जो ऊष्मा है एक दूसरे में ऊष्मांतरण नहीं होगा, एक दूसरे में ट्रांसफर ऊष्मा नहीं होगी क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। या हम ये कह सकते हैं, यदि बहुत ही छोटे स्तर पे जाके यदि सोचें तो ये कह सकते हैं कि जितनी हीट 1 से 3 में जाएगी उतनी हीट वापस 3 से 1 में आ जाएगी। तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्यावस्था की कंडीशन आ जाएगी। इस नियम का प्रतिपादन जो हुआ था काफ़ी समय पश्चात हुआ, जब प्रथम और द्वितीय नियम जो है काफ़ी प्रचलित हो चुके थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी यूज हो चुके थे और सारी बुक्स में और बाकी सब जगह उनको 1 और 2 जो नियम है उसके आधार पे यूज़ करना शुरू कर दिया था। और एक कंडीशन थी कि थर्मल इक्विलिब्रियम वाली, वह उसके बारे में जो लॉ है वो बाद में डिफाइन किया गया। तो उनका जो क्रम परिवर्तित नहीं करना चाहते थे कि हर जगह बार बार जो 1 और 2 को चेंज नहीं करना पड़े, तो प्रायोरिटी के हिसाब से जो है कि शून्यवा नियम पहले डिफाइन होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक लॉ है जो कि टेम्परेचर के बारे में जानकारी देता है। तो इसीलिए दूसरों का क्रम बदलना संभव नहीं था, इसीलिए इस नियम को जो है 0 अंक प्रोवाइड किया गया क्योंकि 1 नियम और 2 पहले आ चुके थे। इसके बाद ये यहाँ एग्जिस्टेंस हुआ तो इसको जो ज़रूरी था इसलिए सबसे ऊपर नियम, तो 0 नंबर इसको प्रोवाइड किया गया, इसीलिए इसको 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। और इसी नियम के आधार पर विभिन्न तापन जो विधियाँ हैं वो कार्य करती हैं। अब हम आगे देखते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने पढ़ा कि जब कोई एक बॉडी बी के साथ अलग साम्यावस्था में और सी के साथ अलग साम्यावस्था में, तो बी और सी हैं वो भी एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होंगे। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम है, उसके नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण नियम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हम जो ऊर्जा है उसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, यह हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो यह लॉ कहता है, दिस स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स एंड एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज। जो एक आइसोलेटेड सिस्टम पूरा होल माने यदि यूनिवर्स को, तो उसकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, वो हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती है और उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के साथ साथ और एक अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि पहले यह एक धारणा आ गई थी कि कोई भी एक मशीन है जो कि परपेचुअल मोशन मशीन के नाम से उसे जानते थे, जो कि क्या है, बिना कुछ ऊष्मा लिए या बिना कुछ इनपुट लिए आउटपुट देती रहे। तो जो फर्स्ट लॉ आया उसने फिर ये डिफाइन किया कि ऐसी कोई मशीन बनना संभव नहीं, जिससे हम समझते हैं कि प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये होती है क्या, अ मशीन और अ डिवाइस विच वायोलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन। यानी ये हम कह सकते हैं प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन का बनाया जाना जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद में ये डिफाइन किया गया कि ऐसी मशीन बनाना संभव
नहीं है, यानी ये वो मशीन है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करती है, उसे वायोलेट करती है। तो ये मशीन होती क्या है? सच अ मशीन विल गिव्स कंटिन्यूस वर्क विदाउट रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम अदर सिस्टम, बिना किसी सिस्टम दूसरे सिस्टम से ऊर्जा लिए लगातार जो है कार्य देती रहे। इन अदर वर्ड्स सच अ मशीन विल क्रिएट एनर्जी दस वायोलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ? बिना कुछ जो है इनपुट लिए आउटपुट देती रहे, तो कहने का मतलब ऐसा, तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है? वायोलेट करता है, उसका अपोज करता है। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, तो हम उसे पैदा तो नहीं कर सकते, जबकि यहाँ कह रहा है हम बिना कुछ इनपुट लिए डब्ल्यू वर्क जो है आउटपुट हम पैदा करें। तो ये तो एनर्जी क्रिएट वाली कंडीशन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं प्रथम प्रकार की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन का बनाया जाना संभव नहीं है, यह एक असंभव है, यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल मशीन है। तो बताया गया पीएमएम फर्स्ट एक मशीन है जिसका सराउंडिंग बाहर जो एरिया है वो सराउंडिंग है चारों तरफ वाला। तो इससे क्या है, लगातार डब्ल्यू वर्क मिलता रहे, और यहाँ पे जो क्यू जो है हीट इनपुट वो इक्वल्स टू 0, यानी कि बिना कुछ इनपुट लिए ये लगातार जो है डब्ल्यू वर्क कार्य करती रहे, यह इम्पॉसिबल है। तो हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन में जो कि हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम में ही पढ़ा कि ऊष्मा हम किसी भी सिस्टम को देंगे तो क्या होगा, हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी। तो हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि एक सिलेंडर है, मान लो यहाँ पे एक ये सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ देर बाद में क्या होगा, जैसे हम हीट देंगे, जैसे हमने हीट दी वो मान लो क्यू हो गई, क्यू हीट दी तो क्या होगा, पिस्टन जो सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो सारे क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी, कुछ उनमें रोटेशन एनर्जी भी आएगी, वो एक दूसरे से दूर दूर मूव करेंगे, फ्रिक्शन एनर्जी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। इन सभी कंडीशन के होने के कारण पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर की तरफ मूव करके मान लो कुछ प्रेशर जो है पी और डी वी इसको डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि डब्ल्यू के बराबर मान लो इसमें कार्य जो है वो मिला, डिस्प्लेसमेंट वर्क मिला के पिस्टन कुछ मूव करके ऊपर गया। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हमने ऊष्मा कुछ दी तो वो किस रूप में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो ऊष्मा कन्वर्ट होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके से होगी, हम जो टोटल हीट दे रहे हैं उससे पूरा का पूरा जो वर्क वो कन्वर्ट नहीं होगा, डब्ल्यू हमें उतना आउटपुट नहीं मिला, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, तो बाकी जो ऊष्मा है वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी आंतरिक ऊर्जा, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और दूसरे उसमें कुछ ना कुछ मोशंस आएंगे, रोटेशन उनका बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन एनर्जी होगी, हीट डेवलप होगी, तो वो उन जगह दूसरी जगह पे कहीं यूटिलाइज हो चुकी है। तो हम ये मान सकते हैं कि टोटल एनर्जी इनपुट इक्वल्स टू बाद में जो टोटल है उन एनर्जी का योग होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ यूज़ हुई, तो इसे हम ये डिफाइन करते हैं कि हमने क्यू हीट दी तो कहाँ कहाँ हुई, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं कि हमने क्यू ऊष्मा दी जिससे वो 1 से 2 पोजीशन पे गया, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा यू चेंज हुई, पहले U1 थी उनमें कुछ ना कुछ उसमें ऊर्जा थी, और हम बाद में उसमें चेंज होके U2 होगी, और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वर्क हमें W भी मिला है। इसे हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा यू को इस तरफ रखें एक तरफ, और डेल्टा यू को उस तरफ ले जाएं, और ये सॉरी डेल्टा यू यहीं रखें और W को उस तरफ ले जाएं, तो इसको लिख सकते हैं Q माइनस W, यानी कि हीट इनपुट दिया उसमें से वर्क जो आउटपुट हमें मिला वो हम निकाल लें, तो बाकी जो है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई होगी। जिसे ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल्स हीट एडेड माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। हमने हीट उसमें कितनी ऐड की है, और उसमें से यदि वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है, तो सिस्टम है वो सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है ना, पिस्टन जो है मूव कर रहा है सराउंडिंग की तरफ, बाहर की तरफ, और हीट जो दे रहे हैं हम वो इनपुट दे रहे हैं। हमने साइन कन्वर्जन जो है देखा था, उसके बारे में बता देता हूँ कि जब भी सिस्टम पर जो ऊष्मा हम देंगे, हीट जो इनपुट होगी, हमने देखा था हीट इनपुट होगी क्यू इन, उसको हम हमेशा लेंगे पॉजिटिव, और यदि हीट बाहर निकले क्यू आउट जो है उसको हमेशा हम लेंगे नेगेटिव। और वर्क के केस में ये होगा कि यदि सिस्टम के द्वारा जो डब्ल्यू वर्क है, यदि सिस्टम वर्क करता है
सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि हमें सिस्टम से कार्य मिल रहा है तो उसे हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव, और यदि सिस्टम पर कार्य करना पड़ रहा है हमें, तो यदि वर्क इनपुट है तो उसे हम लेंगे W जो है वो लेंगे नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के यदि उसमें हम ऐड करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे तो पिस्टन मूव करेगा, वर्क हमें मिलेगा, तो हीट एडेड माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यदि ये चेंज बहुत से कम अंतराल के लिए हम देखें, बहुत छोटे से एक पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट करें, छोटे टाइम इंटरवल के लिए देखें, तो इफ़ द चेंजेस आर इनफाइनाइटेसिमल राइट द फर्स्ट लॉ में ऐसे लिखेंगे du, छोटे से पोर्शन के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटरनल एनर्जी को तो du लिखा है, जबकि q को हमने डेल्टा और w क्यों लिखा है, क्योंकि जो u है वो होता है आपने पॉइंट फंक्शन, और q और w है वो होता है पाथ फंक्शन। यदि ग्राफ p और v में प्लॉट करें, तो यदि मैं स्ट्रेट यहाँ मूव करूँगा तो जो वर्क डन है वो अलग होगा, यदि मैं इस तरीके से कर्वेचर आऊँगा तब अलग होगा, और इस तरीके से आऊँगा तो मैं अलग हुआ। लेकिन तीनों ही केस में यदि 1 पोजीशन से 2 पे आ रहा हूँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो u है वो सेम रहेगी, क्योंकि यह इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, पॉइंट फंक्शन है u2 माइनस u1 से। लेकिन मैं q2 माइनस q1 नहीं लिख सकता, क्योंकि तीनों केसेस में जो है w और q है वो पाथ पे डिपेंड करेंगे, तो इसीलिए इनका जो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, du लिमिट नहीं ले सकते, इनका इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन जो है उसका जो आंसर है वो आता है आपके इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो है पॉइंट फंक्शन होता है। तो बोथ q हीट इन और वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ चूजन बिटवीन द स्टेट, बट डेल्टा u इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जो डेल्टा u है वो पॉइंट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा। यानी q हम लिखेंगे तो q2 माइनस q1 कोई चीज़ नहीं होती, हम उसे लिखेंगे हमेशा q1 से 2 या w1 से 2, ठीक है ना। ये चीज़ होगी जो कि पथ पे निर्भर करती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि q इनपुट इक्वल्स टू डेल्टा u प्लस w, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हीट इनपुट टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। इस तरीके से ये हो गया। अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ यदि लें हम किस तरीके से, इसमें मान लो q की अलग अलग वैल्यूज़ हो तो किस तरीके से क्या वैल्यूज़ होगी, इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगी, उनके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। कि जैसे 3 केस हो सकते हैं अलग अलग, कि हम इनपुट हीट दें, हीट सिस्टम से निकालें, और तीसरा जितने हीट दें उतना वर्क मिल रहा हो तब क्या होगा। तो 3 यहाँ केस मैंने बता रखे हैं कि फर्स्ट वाले केस में q जो है 150 जूल की हमने ऊष्मा जो है इनपुट, क्योंकि यहाँ पे q जो सिस्टम की तरफ जो साइन है वो अंदर की तरफ है, तो q हीट इनपुट हो रहा है, ऊष्मा हम दे रहे हैं इसलिए से पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम से हमें कार्य मिल रहा है, गर्म करने से कारण पिस्टन अपने आप मूव हो रहा है, हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो यह हो जाएगा। जैसे इंजन में हम पेट्रोल जो है बर्न करें उससे शाफ्ट में हमें पावर मिल रही है, तो यह क्या हो गया, एक आउटपुट, हमें वर्क मिल रहा है। जबकि यदि हमें फ्रिज के अंदर देखें तो हमें किसी एरिया को ठंडा करना है तो हमें क्या करना होगा, हीट वहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो ये नेचुरल लॉ के अपोज होगा लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ हम क्या करेंगे, वर्क इनपुट करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में कंप्रेसर को वर्क देंगे। जैसे पंप को यदि पानी हमें रेज करना है, क्योंकि हमेशा पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर लेवल से लो की तरफ, लेकिन हम उल्टा करना चाहते हैं कि टंकी में पानी भरना है हायर लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा वर्क इनपुट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में हम प्रेशर एनर्जी बढ़ाते हैं और पानी टंकी में सप्लाई करते हैं। लेकिन हाइट से नीचे की तरफ, हायर लेवल से लोअर की तरफ, नेचुरल लॉ से जो वाटर है वो अपने आप फ्लो होता है, स्वतः प्रवाहित होता है। तो इस तरीके से यदि हमें वर्क मिलेगा हमेशा उसे पॉजिटिव लेना है, वर्क हमें यदि करना पड़े सिस्टम पे तो नेगेटिव, और क्यू है यदि अंदर जा रही है इनपुट तो पॉजिटिव और बाहर आती है तो नेगेटिव, यानी कि एक दूसरे के ये अपोजिट आप देख सकते हो एरो के साइन के हिसाब से होते हैं। तो फर्स्ट में ये हो गया, और W हमें 100 जूल की मान लो वर्क आउटपुट मिल गया, तो 150 हमने चीज़ दी लेकिन हमें आउटपुट मिला कितना, 150 हमने इसको दिया लेकिन हमें 100 ही चीज़ मिली। तो हमने कहा ऊष्मा को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो 50 गया कहाँ, तो 50 हमेशा इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में ऊष्मा है वो यूज़ हुई है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, यानी कि 150 माइनस 100 तो प्लस 50, यानी कि इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, आंतरिक ऊष्मा जो है वो 50 जूल
बढ़ जाएगी। पार्टिकल दूर मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी और सारी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अब 150 इक्वल्स टू 150 हो गया, 150 हमने दिया, 50 इंक्रीज हुआ और 100 हमें आउटपुट मिला। तो यह अब संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नियम को फॉलो करती है। सेकेंड हम केस लें, जब हम क्या कर रहे हैं कि ऊष्मा हम वहाँ से निष्कासित करें। यदि सिस्टम से हम ऊष्मा बाहर निकालें तो हमें उसे नेगेटिव लेते हैं, तो ये तीर का निशान बाहर की तरफ है। -150 जूल हमने ऊष्मा वहाँ से अवशोषित की सिस्टम से, वहाँ का टेम्परेचर कम किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि फ्रिज में होता है कि हम किसी सिस्टम से ऊष्मा यदि निकालेंगे तो वहाँ लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो हमें ऊष्मा जो प्रवाहित कहाँ होगी, लो से हाई की तरफ, वो स्वतः हो नहीं सकती, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। उस पर कुछ किसी न किसी मैकेनिकल युक्ति द्वारा या इलेक्ट्रिकल पावर से हमें वर्क सिस्टम पर करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो W जो हो जाएगा वो -100 वर्क है, इस पर करना पड़ेगा यदि हमें 150 जूल ऊष्मा इससे निष्कासित करनी है। तो बाकी जो ऊष्मा गई वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। Q यहाँ पे हीट आउटपुट है, तो -150 और माइनस ऑफ -100, तो क्या हो जाएगा, +100। तो यहाँ आंसर आ जाएगा -50 जूल। -50 जूल जो है इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस हुआ, यानी कि इतनी ऊष्मा उनकी कम होगी। तो उनकी जब उस पर वर्क करेंगे या पिस्टन को हम कंप्रेस करेंगे, जब दबाएंगे बाहर से बल लगाकर, तो सारे पार्टिकल उनके अंदर से क्या होगा, वो नज़दीक आएंगे। तो उसके अंदर से ऊष्मा जो है वो सारे स्टेबल, या हम ये कहते हैं उसको कि उसमें जो है सारे पार्टिकल को हम लोअर स्टेट में ले आएँ, उसके अंदर से ऊष्मा हटा दें और सारे की काइनेटिक एनर्जी से भी उनकी कम कर दें, तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और हमें जो है -150 जूल हम एनर्जी ऊष्मा जो है उससे बाहर निकालेंगे इस सिस्टम से, और -50 जो जूल हैं वो आंतरिक ऊर्जा उनकी कम हो जाएगी। और उसके लिए हमें -100 जो है, मतलब 100 जूल वर्क सिस्टम पर करना पड़ेगा। माइनस साइन बताता है डायरेक्शन को कि हमें सिस्टम पर वर्क करना है, 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है, यदि हमने 150 जूल ऊष्मा दी और उससे W जो वर्क है वो 150 जूल मिल जाए। वैसे ये इम्पॉसिबल कंडीशन है कि पूरा जो Q है वो W में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन ऐसी एज्यूम करें तो डेल्टा U जो है वो क्या हो जाएगा आइडियल कंडीशन में, कि Q हीट हमने 150 दी, उसमें से W पूरा का पूरा वर्क निकाल दिया, तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा बिल्कुल परिवर्तित हुई नहीं, क्योंकि Q पूरा का पूरा W में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकते हैं। एक साइक्लिक प्रक्रम है, यदि किसी स्टेज में इस तरीके से ये ग्राफ है, किसी स्टेज पे गए फिर वहाँ से वापस होके हम इसी स्टेज पर आते हैं, तो साइक्लिक प्रक्रम के लिए जो है डेल्टा, साइक्लिक प्रक्रम के लिए डेल्टा Q इज इक्वल्स टू साइक्लिक प्रक्रम के लिए डेल्टा W। ये एक और आपको ध्यान रखना है, किसी साइक्लिक प्रक्रम के लिए टोटल जो है ऊष्मा का जो है वो किसके बराबर होगा, परिवर्तन जो होगा वो कार्य के बराबर होगा। इन टोटल हम हीट देंगे वो W में एक साइक्लिक प्रक्रम में इस तरीके से कन्वर्ट होगी, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कि हम टोटल जो ऊर्जा संरक्षण के नियम को डिफाइन करता है कि हम कुछ हीट जो है Q यदि सिस्टम को दें, उससे W यदि वर्क मिल रहा है और कुछ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर होगा। इसे लॉ ऑफ नेचर जो है, प्रकृति का नियम भी और संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और इस तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो शाश्वत मशीन जो परपेचुअल मशीन है उसको बनाना असंभव है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। सेकंड कहता है जो Q है उसे हम कार्य में और कार्य से वापस Q जो है हीट में उससे कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ऊष्मा को कार्य और आपस में कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, यह भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। इस तरीके से हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आज अध्ययन किया, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी क्या चीज़ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।